गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान बेसिक फैक्ट्स। आज मैं जो आपको चैप्टर कराने वाला हूँ वो बीकॉम फर्स्ट ईयर का बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है जिसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट्स। तो इसका सबसे पहले मैं मीनिंग और इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और जो ये मेरी पूरी वीडियो बनेगी वो 2 पार्ट्स में बनेगी। फर्स्ट वीडियो में इससे न्यूमेरिकल कराऊंगा और बाद में इसकी जनरल कैसे बनती है और कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं, वो सब कैसे हम उसको लिखते हैं, कैसे उसमें वैल्यू पुट करते हैं, वो सब उसमें बताऊंगा। तो आपको जो चैप्टर दिख रहा है रॉयल्टी अकाउंट, इस रॉयल्टी अकाउंट का मैं स्टार्टिंग करता हूं एक एग्जांपल से, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि रॉयल्टी होती क्या है। मान लो एक किसान है जो अपनी खेती बाड़ी से पूरा गुजारा करता है। एक दिन वो अपना ट्रैक्टर चला रहा था अपने खेत में, तो उसके सामने चलाते चलाते एक गड्ढा हो गया। अब गड्ढा हो गया तो उसका टायर वहीं पर अटक गया, टायर पे अटक गया और जिससे खुदाई होती है वो भी वहां पर अटक गई। तो उसके बाद उस किसान ने सोचा यहाँ पर मेरा ये ट्रैक्टर का टायर क्यों अटक रखा है, तो वो देखने गया होगा तो वहां पर कुछ बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और अंदर उसको कुछ कोयला जैसा दिख रहा था। तो उसने देखा कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और यहाँ पर कुछ काला काला कोयला जैसा भी दिख रहा है। उसके बाद जो फार्मर है वो अपने एक फ्रेंड के पास गया, फ्रेंड को उसने बताया कि अरे मेरे खेत में तो यहाँ पर कोयला निकल रहा है और बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। तो उसके बाद उसके फ्रेंड ने उसकी अपनी जान पहचान की कोई माइनिंग कंपनी को इंफॉर्मेशन दी कि हमारे खेत में तो कोयला निकल गया। जो उसका दोस्त है उसने कोयले वाली कंपनी से कहा कि आप देख सकते हो कि उसमें कितना कोयला है या नहीं है, पूरा चेक कर सकते हो। तो उसके बाद जो भी माइनिंग वाली कंपनी है जो कोल के बारे में ज्यादा जानती है, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास बहुत सारी मशीन्स होती है, तो उन्हें देखा तो वहां पर कोल माइनिंग के अंदर अब जो किसान है वो किसान खुद तो उसमें से कोयला निकाल नहीं सकता। तो उसने क्या किया, कोयल माइनिंग कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया कि आप मेरे उसमें से कोयला निकाल सकते हैं। उसके बाद जो कोल है किसी को फ्री में तो देना नहीं, क्योंकि अगर वो कोल निकाल देगा तो उसको क्या फायदा होगा, खेत पूरा किसान का, सब कुछ किसान, खेत किसान का। अब वो कोयला भी उसको दे देगा तो उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो उसके बाद जो माइनिंग कंपनी है उसने एग्रीमेंट किया कि आप मुझे क्या पे करना, जितना भी आप प्रोडक्शन करते हो, मतलब प्रोडक्शन मतलब जितना भी आप आउटपुट निकालते हो, जैसे एक दिन में कुछ निकाल दिया अंदर से, 2 दिन में कुछ निकाल दिया, ऐसी करके जितना भी आप आउटपुट निकालते हो, प्रोडक्शन करते हो वहां से, तो आप मुझे उसका रेंट पे करना। क्या पे करना, रेंट पे करना। अब जो रेंट पे कर रहा है, जो भी उसको स्पेशल राइट्स गिवन थे, जो माइनिंग कंपनी है वो फार्मर को क्या पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है। उसी रेंट को हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल्टी। रॉयल्टी जो होता है वो सेम टू सेम रेंट की तरह होता है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है जिसकी वजह से रेंट अलग हो जाता है, रॉयल्टी अलग हो जाता है। तो जो मैंने एग्जांपल बताया कि एक माइनिंग रॉयल्टी का एग्जांपल है। इस केस में जो लैंडलॉर्ड है, मतलब जो फार्मर है, वो अपना लैंड में से कोल निकालने के बदले रॉयल्टी दे रही है, मतलब जो किसान है उसको क्या दे रही है, रॉयल्टी पे कर रही है। अगर आप रॉयल्टी की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा हम किसी के एसेट्स का यूज करते हैं और उनको क्या देते हैं, स्पेशल राइट्स दे देते हैं हम अपने एसेट का यूज करने को। मतलब जो लैंडलॉर्ड है वो एक स्पेशल राइट्स दे देता है किसको, कोल कंपनी को, कि आप मेरा एसेट यूज करेंगे पर उसके बदले आप मुझे क्या पे कर रहे हैं, रॉयल्टी पे कर रहे हैं। पर जो रेंट के केस में होता है, रेंट और रॉयल्टी में डिफरेंस ये होता है कि जो रेंट होता है, जैसे कि रेंट जो लगता है जैसे बिल्डिंग पे लगता है, मशीनरी पे लगता है, जैसे मैंने किसी को बाइक रेंट पे दे दी, रूम रेंट पे दे दिया, तो ये जो रेंट होता है ये बस इन्हीं चीजों के लिए होता है। पर जो रॉयल्टी होती है वो हम किसी पर्सन को स्पेशल राइट्स देते हैं अपने एसेट्स यूज करने को। अब जो रॉयल्टी के केस में हम टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स दोनों लेते हैं, मतलब कि जो रॉयल्टी पे होती है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स दोनों पे यूज होती है। जैसे कि जिनको हम टच कर सकते हैं उन पे तो हम रॉयल्टी पे करेंगे, हम उनको एक स्पेशल राइट देंगे अपना नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने को। और विद
वो भी हमें लिमिटेड टाइम तक, क्योंकि देखो अगर जैसे कोल माइनिंग वाला एग्जांपल था, इस केस में कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि कोल तो खत्म हो जाएगा, तो हम कुछ टाइम के बाद रॉयल्टी हमारी बंद हो जाएगी। तो मतलब जो ये रॉयल्टी वाले केस होते हैं, जिसमें एक लिमिटेड ईयर्स होते हैं जिसमें हम रॉयल्टी पे करते हैं। अब रेंट और रॉयल्टी में एक और डिफरेंस होता है कि जो रेंट होता है वो हम पर वीक भी देते हैं, पर मंथ भी दे सकते हैं, पर डे के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, और पर ईयर के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। बट जो रॉयल्टी होती है, अगर जब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद रॉयल्टी देना भी बंद हो जाता है, क्योंकि वो तो एक स्पेशल राइट्स है ना, किसी के हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं और उसके बाद जब तो रॉयल्टी पे कर रहे हैं, एक ना एक बार तो वो एंड होंगे ही होंगे। पर रेंट के केस में क्या होता है, रेंट के केस में बस हम उनके एसेट यूज कर रहे हैं, उसके बाद रेंट पे करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग और मशीनरी। अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था माइनिंग रॉयल्टी का केस था, वैसी माइनिंग रॉयल्टी होती है, ब्रिक्स रॉयल्टी होती है। ब्रिक्स रॉयल्टी मतलब कि जो हम ब्रिक्स बनाते हैं किसी मिट्टी के थ्रू, मिट्टी से हम जो ब्रिक्स बनाते हैं वाली रॉयल्टी होती है। पेटेंट रॉयल्टी होती है, किसी कोई चीज हमने पेटेंट कर दी, किसी का इन्वेंशन कर देते हैं, उसकी रॉयल्टी करते हैं। और कॉपीराइट रॉयल्टी होती है। जैसे मैं आपको एक और रॉयल्टी का एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि रॉयल्टी होती है। अब जो मैं दूसरा एग्जांपल देने वाला हूँ वो है कॉपीराइट रॉयल्टी का एग्जांपल। मान लो आप लोग अपने आप को एक बुक ऑथर समझो, क्या समझो, बुक ऑथर समझो। आपने एक बुक लिखी, उस बुक को लिखने के बाद जब आपने पूरी कर दी तो आप खुद उसको पब्लिश तो नहीं करोगे, मतलब पब्लिश नहीं करोगे, मतलब कि खुद ही आप उसको बना रहे हो, फिर उसी के बाद खुद ही उसको बेच रहे हो, इतना काम तो नहीं करोगे। आप क्या करोगे, बुक लिखने के बाद उसको किसको दे दोगे, किसी पब्लिशर को दे दोगे, और उस पब्लिशर क्या करेगा, जितनी आपकी बुक बिकेंगी, मतलब पहले बुक पब्लिश करेगा, फिर जितनी आपकी बुक बिकेंगी उसके अकॉर्डिंग क्या पे करेगा, रॉयल्टी पे करेगा। क्योंकि हम किसी को फ्री में तो देंगे नहीं, क्योंकि मैंने इतने पूरे साल लगा रखे बुक को लिखने में, तो मैं किसी को फ्री में तो दूंगा नहीं, तो उसके बदले मैं उससे क्या चार्ज करूंगा, रॉयल्टी चार्ज करूंगा। तो ये कौन सा, कॉपीराइट वाला। ऐसी पेटेंट रॉयल्टी भी होती है। पेटेंट रॉयल्टी क्या होती है, जैसे कि जो बल्ब का इन्वेंशन हुआ था, तो उसके लिए जिस इंसान ने भी बल्ब का आविष्कार किया होगा, बहुत साल लगे होंगे, लगभग 15-20 साल, उसमें पूरा कितनी सारी मेहनत लगाया होगा, कितना सारा पैसा लगाया होगा, कितना सारा टाइम वेस्ट हुआ होगा उसका, तब उसने बल्ब का इन्वेंशन किया। अब उसके बाद वो दूसरी कंपनियों को फ्री में तो देगा नहीं कि आप बनाओ और बेचने स्टार्ट हो जाओ, मतलब आप जो भी बल्ब बनाएगा उस बल्ब के बदले क्या पे करेगा, रॉयल्टी पे करेगा। तो ये सब चीज क्या होते हैं, रॉयल्टी होते हैं। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे बनती है और कैसे हम वैल्यू पुट करते हैं, और एक न्यूमेरिकल भी आपको बताऊंगा। तो वैसे भी ये जो रॉयल्टी चैप्टर है ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और गेमिंग चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था कि रॉयल्टी होती क्या है। अब रॉयल्टी के बहुत सारे केसेस होते हैं, माइनिंग रॉयल्टी होती है, कॉपीराइट रॉयल्टी होती है, पेटेंट रॉयल्टी होती है। जो अभी मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो है माइनिंग रॉयल्टी का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। इसमें आपके बहुत सारे टर्म्स जो इसमें यूज़ होते हैं वो आपके सही हो जाएंगे। और जैसे इसमें बहुत सारी टर्म्स आते हैं जैसे कि शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट या अनरिकूप्ड, रिकूप्ड, ऐसे टाइप के टर्म आते हैं। उन सबको मैं आपको डिफाइन भी करूंगा कि वो होते क्या हैं, और आपको बहुत इजीली ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको स्क्रीन में एक तो क्या दिख रहा होगा, एक फॉर्मेट दिख रहा होगा। इस फॉर्मेट के बारे में भी बताऊंगा, ये फॉर्मेट बनता कैसे है और क्यों बनाते हैं हम इस फॉर्मेट को। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट इलिस्ट्रेशन। ये बुक का एक इलिस्ट्रेशन है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। A coal company limited takes a lease of mine for a term of 4 years from 1st April 2012। मतलब ये कह रहा है एक कोल कंपनी ने लीज पे एक माइन ली, वो भी कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। लीज मतलब होता है कि पट्टे पे लेना। जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ना, खेत पट्टे में दिया। लीज मतलब होता है पट्टे पे देना। अगर पट्टे पे किसी को अगर पता होगा कि पट्टे में क्या देते हैं वो आप देख लेना। और रॉयल्टी को हिंदी में कहते हैं अधिकार शुल्क खाते।
अकाउंट, मतलब रॉयल्टी अकाउंट को हिंदी में कहते हैं अधिकार शुल्क खाते। देखो, तो एक कोल कंपनी ने एक लीज माइन पे ले रखी है, पट्टे पे ले रखी है, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। अब कितने साल के लिए भी ले सकते हैं हम, पर अगर जब उसमें से कोल ही खत्म हो जाएगा तो उसके बाद नहीं ले सकते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हम लेते हैं। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में जो कोल कंपनी है उसने 4 साल के लिए एक खेत को ले रखा है लीज पे, पेइंग अ मिनिमम रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। अब इस मिनिमम रेंट का मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा, अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मर्जिंग इन अ रॉयल्टी ऑफ 50 पैसा पर टन, ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी क्वेश्चन करते करते आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। लिखा क्या है? द लीज कंटेन प्रोविजन टू द इफेक्ट दैट इफ द मिनिमम रेंट पेड इन एनी ईयर एक्सीड द रॉयल्टी फॉर द ईयर, द अमाउंट ऑफ द एक्सेस मे बी रिकूप्ड बाय द कोल कंपनी लिमिटेड आउट ऑफ द रॉयल्टी पेबल इन द फॉलोइंग ईयर्स ओनली। अब इसने इतनी लंबी चौड़ी एक लाइन लिख रखी है, इसका डायरेक्टली मतलब है, ये कह रहा है कि द लीज कंटेन प्रोविजन, मतलब प्रोविजन बना दिया था इनने। ये कहता है अगर किसी केस में रॉयल्टी हमारी मिनिमम रेंट से कम है तो उस केस में जो शॉर्ट वर्किंग होगी, मतलब जो कमी होगी, वो हम नेक्स्ट ईयर में रिकूप कर सकते हैं, मतलब रिकवर कर सकते हैं। मतलब जो शॉर्ट वर्किंग होगी वो नेक्स्ट ईयर में रिकवर कर सकते हैं। अभी आपको इसमें से बहुत सारे टर्म्स आ नहीं होंगे कि शॉर्ट वर्किंग क्या है, रिकूप्ड क्या है और मिनिमम रेंट क्या है। इसके बाद मैं क्वेश्चन के बाद मैं आपको सीधा डायरेक्ट समझाऊंगा कि है क्या वो। उसके बाद है, फर्स्ट ईयर में इनने 2000 टन रुपये निकाला, सेकेंड ईयर में 12,000 टन निकाला उसमें से कोल, थर्ड ईयर में 24 टन इनने कोल निकाला और फोर्थ ईयर में 30,000 टन इनने कोल निकाला। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसका क्वेश्चन करा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, ईयर मतलब होता है कि फर्स्ट में कितने साल के लिए इसने लीज में ले रखी है, तो जितने भी साल के लिए लीज में लेगा वो यहाँ पर लिख देंगे, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। नेक्स्ट है प्रोडक्शन या आउटपुट, मतलब अगर माइन के केस में कितना टन इनने कोल निकाला, इसमें अगर कोल माइन है तो कोल में इसने पहले साल में कितना निकाला, सेकेंड ईयर में कितना निकाला, थर्ड ईयर में कितना निकाला, वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन को या आउटपुट को। थर्ड होता है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट होता है कि कुछ अमाउंट हमको पे करनी पड़ती है, मतलब मिनिमम रेंट एक ऐसी अमाउंट होती है। मिनिमम रेंट से आप समझ सकते हो कि अगर किसी ईयर में जो भी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, मतलब जो लेसी है वो अगर किसी साल प्रोडक्शन ना करे तो उस केस में इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं तो घाटे में आ जाऊंगा, तो उस केस में क्या होता है कि ये एक मिनिमम रेंट रख लेते हैं कि इतना पैसा तो तुमको देना ही देना है, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, मतलब उससे कम तो हो नहीं सकता। मिनिमम रेंट होता है चाहे आप कितना भी कम प्रोडक्शन करो, पर इतनी एक मिनिमम अमाउंट हमको पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है रॉयल्टी। रॉयल्टी होता है जब हम आउटपुट को, इसमें जो रॉयल्टी होता है मतलब जैसे अगर टन में गिवन है तो एक टन का कितनी वैल्यू है, अगर यहाँ पर मान लो 2000 टन है, 2000 की कितनी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम रुपीस से, तो ये हमारी रॉयल्टी की अमाउंट हो जाएगी, कितनी टोटल अमाउंट बन रही है। मिनिमम रेंट होता है हमारा क्या, इतना रुपया तो हमको देना ही देना है, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, एक मिनिमम रेंट होना चाहिए। पर रॉयल्टी होती है इससे ज़्यादा, मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो सकती है, पर अगर मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम हुई तो उस केस में हम क्या करेंगे, मिनिमम रेंट की अमाउंट पे करेंगे ही करेंगे। तो इसको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ईयर गिवन है, सबसे फर्स्ट ईयर है 2012-2013, सेकेंड है 2013-2014, थर्ड है 2014-2015 और फोर्थ है 2015-2016। इसने टोटल 4 इयर्स के लिए लीज पे लिया था लैंडलॉर्ड का खेत। अब ये जो टेबल बनती है ये एक एनालिटिकल टेबल होती है, ये बनाना जरूरी है। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो आपके सही से आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे कि कितना मुझे वैल्यू निकालनी, कितने मुझे पैसे देने। ये टेबल बननी होती है, इसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल टेबल। बहुत सारे इसको एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं और बहुत सारे एनालिसिस टेबल भी कहते हैं।
अब सेकंड है आउटपुट और प्रोडक्शन, मतलब फर्स्ट ईयर में कितना इन्हें प्रोड्यूस किया, मतलब कितना कोल निकाला। क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट ईयर में इसने 2000 निकाला, सेकंड ईयर में 12,000, ये सारे टन में 2000 टन, 12,000 टन, 24,000 टन और लास्ट है 30,000 टन। इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें मैंने कुछ नहीं कर रखा, सबसे पहले जितना ईयर गिवन है वो लिख देंगे। जरूरी नहीं है यहाँ पर ऐसे में ईयर गिवन हो, किसी में 1 2 3 ऐसे करके भी दे सकते हैं, किसी में क्या कहते हैं नॉर्मल 2014 2015 ऐसे करके दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, ईयर कर दिया और प्रोडक्शन कर दिया। थर्ड पॉइंट है मिनिमम रेंट। आप क्वेश्चन में देखो इसने क्या कह रखा है, मिनिमम रेंट कितना होना चाहिए, मिनिमम रेंट होना चाहिए 10,000। क्वेश्चन में आप भी देख लो जहां पर आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है, 10,000 मिनिमम रेंट होना ही होना चाहिए, मतलब इतना पैसा हमको देना ही देना है। 10,000 सब जगह लिख लो, 10,000 10,000। अब जो नेक्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम में क्या रखा है इसने, एक टन कितने के बराबर है, मतलब 1 टन कितने रुपीस के बराबर है। अब जरूरी नहीं है रुपीस में दे सकता है, पैसे में दे सकता है, किसी में भी दे सकता है। इस केस में 50 पैसा दे रखा है पर टन, मतलब एक टन की कितनी वैल्यू है, 50 पैसा, @50 पैसा। अगर पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना होता है तो 50/100 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 रुपीस इक्वल्स टू 100 पैसा होता है। अब क्या करना, आप इस प्रोडक्शन को, मतलब जो आउटपुट है, आउटपुट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो एक टन की वैल्यू है। तो 2000 × 5 कितना हो जाएगा, 1000, 12,000 × 50 पैसा 6,000, 24,000 × 50 पैसा 12,000, 30,000 × 50 पैसा 15,000। ये कैसे निकालोगे आप, एक का मैं निकाल देता हूँ, सबसे फर्स्ट वाले का 2000 × 50/100, इसको हाफ भी लिख सकते हो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 200 × 5 1000। मतलब हमारी पहले साल की रॉयल्टी कितनी हुई, 1000, सेकंड ईयर की कितनी रॉयल्टी हुई, 6000, थर्ड ईयर की रॉयल्टी कितनी हुई, 12,000 और फोर्थ ईयर की रॉयल्टी कितनी हुई, 15,000। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी बुकों में ये आगे पीछे कर रखे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पहले रॉयल्टी लिख दी फिर मिनिमम रेंट लिख दिया, ये अपने अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि तो शॉर्ट वर्किंग होती है, शॉर्ट वर्किंग मतलब कमी। देखो मिनिमम रेंट हमको 10,000 पे करना था, पर उस टाइम पे हमारी रॉयल्टी कितनी बनी, 21,000 की बनी, मतलब कितनी की कमी होगी, सीधा 9,000 की। इसको आप माइनस में लिख दो, जो शॉर्ट वर्किंग है उसको हमेशा नेगेटिव से शो कर लो। नेक्स्ट है मिनिमम रेंट 10,000 का था, 6,000 की हमारी रॉयल्टी बनी थी, कितने की शॉर्ट वर्किंग आ गई, 4,000 की, इसको भी माइनस में लिख दिया। थर्ड है 10,000 का हमारा क्या था मिनिमम रेंट और 12,000 का हमारा रॉयल्टी। इस बार ये कौन सा केस है, सरप्लस केस है। ये बहुत सारी बुकों में आपको ये शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग करके नहीं लिख रखा होगा, ये मैंने लिख रखा है, इससे आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग, एक्सेस वर्किंग मतलब जब ज़्यादा हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 2,000 का सरप्लस है, इसको प्लस से शो कर लो। नेक्स्ट है 10,000 का हमारा मिनिमम रेंट था, 15,000 का हमारी क्या है रॉयल्टी, तो कितने का आ जाएगा, 5,000 का एक्सेस वर्किंग आ जाएगी, मतलब ज़्यादा। इसको आप एक्सेस वर्किंग और सरप्लस वर्किंग भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है, अभी तक मैंने कुछ नहीं कर रखा, बस अभी तक मैंने ईयर, कितना आउटपुट था, मिनिमम रेंट क्वेश्चन में गिवन होता है, कोई भी क्वेश्चन का रॉयल्टी निकलती है आपको, आउटपुट को जब एक पर टन के हिसाब से जितना भी उन्होंने डिसाइड किया होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, आपकी रॉयल्टी निकल जाती है। उसके बाद आता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग होता है जब हमारा मिनिमम रेंट ज़्यादा हो जाता है और रॉयल्टी कम हो जाती है, वो शॉर्ट वर्किंग होती है। और जब हमारा मिनिमम रेंट कम होता है और रॉयल्टी ज़्यादा हो जाती है, उससे क्या कहते हैं, एक्सेस वर्किंग या सरप्लस भी कह सकते हैं। अभी तक टेबल में कुछ नहीं कर रखा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बुक में, क्वेश्चन में देखो, उसके बाद क्या रखा है कि द लीज कंटेन प्रोविजन टू द इफेक्ट दैट इफ मिनिमम रेंट पेड इन एनी ईयर एक्सीड, अगर किसी साल में मिनिमम रेंट क्या हो जाए, एक्सीड हो जाए, मतलब डायरेक्टली किसकी बात कर रहा है, शॉर्ट वर्किंग की बात कर रहा है। उसने सीधा डायरेक्ट शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखा, उसने क्या लिखा, मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा हो जाए, किसकी बात कर रहा है, शॉर्ट वर्किंग की बात कर रहा है। तो उसको आप रिकवर कैसे करोगे, एक्सेस में बी रिक्यूब्ड बाय द कोल कंपनी लिमिटेड आउट ऑफ द रॉयल्टी पेबल इन फॉलोइंग ईयर्स ओनली।
मतलब जो रिकूप्ड होगा, रिकूप्ड मतलब होता है, आप समझ लो इसको, रिकवर। अब जैसे इसमें दो केसेस होते हैं, जैसे कि माइनिंग रॉयल्टी में दो चीजें होती हैं, एक होता है लैंडलॉर्ड, एक होता है लेसी। एक लैंडलॉर्ड होता है, दूसरा क्या होता है, लेसी होता है। अब जब लैंडलॉर्ड अपने एक मिनिमम रेंट का प्रोविजन बना के रखता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखता है कि मुझे इतना देना ही देना है, वैसे ही लेसी बेवकूफ थोड़ना है, वो भी तो अपना, उसको भी तो अगर हर साल घाटा होगा तो कहाँ से चुकाएगा, हर साल लॉस थोड़ा बियर करेगा। तो वो भी अपने एक प्रोविजन बना के रखता है कि अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग होगी, मतलब शॉर्ट वर्किंग होगी, तो उसको मैं नेक्स्ट ईयर, या उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई भी एग्रीमेंट होता है कि उसको हम नेक्स्ट ईयर या विद इन 2 ईयर्स या फॉलोइंग ईयर्स ऐसे करके रिकवर कर सकते हैं, मतलब उसको रिकूप कर सकते हैं। रिकूप मतलब क्या होता है, रिकवर कर सकते हैं। अब फर्स्ट ईयर में देखिए, फर्स्ट में शॉर्ट वर्किंग कितने की हो रखी है, 9000 की। अब इसने लिख रखा है फॉलोइंग ईयर्स, फॉलोइंग ईयर्स मतलब इस ईयर में हम इसको रिकवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में इसका 9000 का शॉर्ट वर्किंग है, यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड मतलब रिकवर हुई या नहीं हुई, नहीं हुई, मतलब फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग कोई रिकवर नहीं हुई, तो यहाँ पर डैश लिख देंगे, क्योंकि पर उसने कंडीशन रखी है फॉलोइंग ईयर्स। फॉलोइंग ईयर्स मतलब अगले साल में हम इसको रिकवर कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट ईयर में देखते हैं, नेक्स्ट ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग है। अगर पहले से ही शॉर्ट वर्किंग है तो हम इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो मतलब 9000 आप रिकवर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर भी कितने क्या लिख देंगे, डैश कर देंगे। नेक्स्ट, अब देखो जो फर्स्ट ईयर वाला है वो तो रिकवर कर नहीं सकता, क्योंकि उसके तो चांसेस खत्म हो गए ना, जो भी उनने कंडीशन रखी थी कि नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में हम रिकवर कर सकते हैं, रिकूप कर सकते हैं। रिकवर और रिकूप्ड एक ही हुआ, तो पर यहाँ पर तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते ना, रिकूप्ड नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर जो वर्ड लिखा है मैंने, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग, मतलब जो रिकूप्ड ही नहीं हो रखी है, यहाँ पर तो डैश वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वैसे ही नहीं हुआ। और यहाँ पर फर्स्ट वाले के चांसेस खत्म हो गए, मतलब कितना रिकवर नहीं हो पाया, 9000 अभी रिकवर नहीं हो पाया। नेक्स्ट में देखते हैं, अब जो सेकंड वाला है उसकी कितनी शॉर्ट वर्किंग थी, 4000 की शॉर्ट वर्किंग थी। फर्स्ट ईयर में तो ये रिकवर नहीं हो पाया था, रिकूप नहीं हो पाया था। अब ये यहाँ पर रिकूप हो सकता है अगर नीचे वाली कंडीशन में क्या होगा, सरप्लस वाला केस होगा। तो अब नीचे में देखते हैं, नीचे में सरप्लस वाला केस था, पर ये तो 4000 हमारी शॉर्ट वर्किंग हो रही थी, मतलब कमी कितनी की हो रही थी, 4000 की हो रही थी। और शॉर्ट जो हमारा सरप्लस था वो कितने का था, 2000 का था। मतलब अभी हम कितना रिकवर कर सकते हैं, 2000 इसमें से रिकवर कर सकते हैं, पर जो अनरिकूप्ड हो जाएगी, मतलब जो रिकवर नहीं हो सकती, वो कितने बचेंगे, 2000। उसको यहाँ पर लिख देना, समझ पाया। जैसे कि इसके चांसेस तो यहाँ पर खत्म हो गए थे, इसके चांसेस अब यहाँ पर खत्म हो गए, मतलब इससे ज़्यादा हम इसको लिख नहीं सकते हैं, मतलब इससे आगे हम इसको रिकूप्ड नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट है थर्ड वाले केस में, इसमें सरप्लस हो रहा था और इसमें शॉर्ट वर्किंग कुछ थी नहीं, तो हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसके चांसेस वहीं तक खत्म हो गए। क्योंकि जो बुक में था, बुक में क्या लिखा था, फॉर नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर्स में हम खाली रिकवर कर सकते हैं, तो उसके चांसेस खत्म हो गए थे। अगर यहाँ पर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो अनरिकूप भी कोई नहीं होगा, कोई बचा हुआ भी नहीं होगा। अब जो लास्ट है हमारा वो है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड मतलब अब हम लैंडलॉर्ड को कितना पैसा देंगे फाइनली, मतलब ये सारा वर्किंग नोट करके अब हम लैंडलॉर्ड को कितना फाइनली पैसा देंगे। फर्स्ट ईयर में हमारा कोई सरप्लस नहीं था, तो मिनिमम रेंट तो हमको देनी पड़ेगी। इसके लिए हमने सब कुछ देख लिया, पर अब जो मिनिमम रेंट है मतलब 10,000 रुपीज़ हमको इसको देने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट ईयर में हमारा कितना था, 4000 का, इसमें भी शॉर्ट वर्किंग आ रही थी, मतलब लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपये देने ही देने हैं। इस बार भी लेसी के पास घाटा ही हो रहा था, फिर भी उसको 10,000 रुपये देने ही देने हैं। अब नेक्स्ट ईयर में देखते हैं, नेक्स्ट ईयर में सरप्लस तो हो रहा था, पर सरप्लस को हमने रिकूप्ड कर दिया था, मतलब रिकवर कर दिया था, तो इसके पास भी कुछ नहीं बचा, तो 10,000 इसको भी दोगे ही दोगे। फोर्थ ईयर में मिनिमम रेंट हमारा कितना था, 10,000 था, पर इसमें सरप्लस भी हो रहा था, कितने का, 5,000। मिनिमम रेंट में सरप्लस को प्लस कर देना, मतलब अब हम उसको कितना पैसा देंगे, 15,000, मतलब जो उसका कमीशन बनता है, रॉयल्टी बनती है, वो 15,000 हम उसको देंगे। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने ये पूरा क्वेश्चन, आप एक बार जो भी आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है उसमें देख लेना। अगली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, इसके नेक्स्ट जो मेरी वीडियो बनेगी
वो इसकी जर्नल एंट्री पे बनेगी। मतलब जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं इस सब चीज़ की, अभी मैंने बस एनालिटिकल टेबल बना रखे हैं। आपके पास अगर कोई भी बुक हो, उस बुक में कुछ 7-8 क्वेश्चन बनाना है इस टाइप के, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, उसमें 7-8 क्वेश्चन लिखना और उसको इस टाइप से कर लेना, सबके एनालिटिकल टेबल बना लेना इस टाइप का। चेक करना कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, और कमेंट बॉक्स पे लिख लेना कि क्या समझ में नहीं आ रहा। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको जनरल एंट्री प्लस एक और न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान बेसिक मैथ्स।